अच्छा, तो एक बार फटाफट देख लो, लास्ट क्लास हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास आपको मैंने समझाया था डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम, है ना? ये सिखाया था, नहीं बताया था? फार्मर, तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या था? जब आप कोई एक ही खर्चा बार बार रिपीट कर ले, एक ही खर्चा अगर बार बार काउंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तुमसे पूछेगा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम मतलब डबल काउंटिंग से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम अराइज होता है? तो तुम ये बोलेगा सर आपका प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन होता है वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। क्या हो जाता है सर? ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या है? आपका प्रोडक्ट का दाम जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक ही रॉ मटेरियल का दाम, एक ही चीज का दाम बार बार क्या हो गया? ऐड हो गया। फिर तुमसे पूछेगा डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो दो तरीका होता है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का सॉल्व करने का। नंबर वन, या तो डायरेक्टली फाइनल गुड्स का दाम ले लो। नंबर टू, या तो आप जो भी आपका आउटपुट का दाम है उसमें से जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का लगा है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो बचेगा उसे कहते हैं वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। तो तुमसे पूछेगा वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड हम क्यों यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अगर मैं गाड़ी का दाम और टायर का दाम, बैटरी का दाम, इंजन का दाम सारा बता दूं, मान के चलो 10 लाख रुपया मेरा गाड़ी का बनाने में लगा, अगर मैंने 10 लाख रुपया बताया तो गवर्नमेंट को टायर वाला से नहीं पूछना है कि भैया टायर का दाम कितना लगा, इंजन वाला से नहीं पूछना है उसका कितना लगा, बैटरी वाला से नहीं पूछना है उसका कितना लगा। डायरेक्टली फाइनल गुड्स का दाम पूछ लो। मुझसे पूछा गाड़ी का दाम कितना, मैंने बता दिया भाई कितना? 10 लाख रुपया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सरकार तो सबसे पूछेगा। तो जब सबसे पूछेगा तो मैं अपना गाड़ी का दाम 10 लाख रुपया नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने टायर का प्रोडक्शन मैंने नहीं किया, इंजन का प्रोडक्शन मैंने नहीं किया, बैटरी का प्रोडक्शन मैंने नहीं किया। तो 10 लाख रुपया में से बैटरी का दाम, टायर का दाम, इंजन का दाम इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये मैंने प्रोडक्शन नहीं की है, ये जिसने प्रोडक्शन किया वो इसका दाम बताएगा, हम इसका दाम नहीं बताएगा। समझ में आ गया? तो हम 10 लाख रुपया में से लेट से 6 लाख रुपया इसका है, तो 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपया हम माइनस कर देगा। तो बताओ हम कितना दाम बताएगा? 4 लाख। मैंने कितना वैल्यू ऐड किया? 4 लाख। समझ में आ गया? वैल्यू एडेड का मतलब होता है आपने किसका प्रोडक्शन किया, क्या चीज का प्रोडक्शन आपने किया, सिर्फ उसी का दाम बताओ। सर इंजन मैंने प्रोडक्शन किया ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा इंजन का दाम? जो इंजन का प्रोडक्शन किया वो इंजन का दाम बताएगा, जो बैटरी का प्रोडक्शन किया वो बैटरी का दाम बताएगा। यहां तक क्लियर? फिर आपको लास्ट क्लास हम समझाया था कि वैल्यू एडेड आप कैसे निकालते हैं, मतलब जीवीए कैसे निकालते हैं। तो जीवीए का मतलब मेरा वैल्यू एडेड कैसे पता करोगे? सबसे पहले सर मेरा आउटपुट का दाम कितना है पहले वो लिख लेते हैं, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं? लेकिन सर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसमें जो भी सामान लगा है क्या पूरा मैंने प्रोडक्शन किया है? नहीं। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा भी सामान हो सकता है जो मैंने किसी और से खरीदा है, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली रॉ मटेरियल मैंने खुद नहीं बनाया, रॉ मटेरियल हम किसी और से लिए है कि नहीं? समझा रहा बात? जैसे आप लोग को पढ़ाने के लिए कैमरा क्या मैंने बनाया है? नहीं, कैमरा तो किसी और से बनाया है, बस पढ़ाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। ये लैपटॉप, ये मान के चलो आईपैड, ये मैंने नहीं बनाया है, ये किसी और ने बनाया है, तो इनका दाम को मैं नहीं पकड़ सकता। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर दो? माइनस कर दो। यार क्लियर हो गया? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया जीवीए का। लास्ट क्लास हम समझा दिया था। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बात आता है कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है आपने जो प्रोडक्शन किया वो कैसे निकालोगे? तो सर आपने कितना का प्रोडक्शन किया वो कैसे पता चलेगा? आपने जो सेल किया वो ले लो,
आपने जो अपने लिए रखा है सेल्फ कंजम्पशन वो ले लो, और चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको निकालना है तो सेल प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस क्या, चेंज इन इन्वेंट्री। अच्छा, सेल कैसे निकालोगे? सेल दो तरह का होता है, एक होता है क्या, डोमेस्टिक सेल्स, और एक एक्सपोर्ट। या तो आप इंडिया के अंदर बेचोगे या तो इंडिया के बाहर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो सेल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? और आपको मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, याद करो, कि जब भी डायरेक्टली लिखा हुआ है सेल, क्या लिखा हुआ है? सेल भी लिखा है, एक्सपोर्ट भी लिखा है, तो एक्सपोर्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि सेल के अंदर ही एक्सपोर्ट आता है। तो सेल दे दिया मतलब वही आपका सेल वैल्यू है, एक्सपोर्ट काउंट नहीं करना। क्लियर? लेकिन हाँ, सेल हाउस होल्ड बोला है, सेल फॉर्म बोला है, तो फिर आपको क्या करना है, हाउस होल्ड का सेल, फॉर्म का सेल और एक्सपोर्ट तीनों को क्या कर देना है, ऐड करना है, तब जाके आपका क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। समझ में आ गया सबको? सेल्फ कंजम्पशन डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो छोड़ देना, दिया तो लिख देना। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? तो चेंज इन्वेंट्री कैसे निकालते थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर? अगर लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक तो सर ये प्लस होगा, अगर लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक तो क्या होगा, ये माइनस होगा। समझ में आ गया? चलो, तो इससे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। अब सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब बेसिकली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आ गया? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल जो हम लोग किसी और से खरीदते हैं, जो हमने प्रोडक्शन नहीं किया, हमने किसी और से खरीदा है। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप दो जगह से कर सकते हैं, बताओ कौन सा? डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट। ठीक है? तो अगर डायरेक्टली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हुआ है तो सर इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हां, अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज बोला और इंपोर्ट भी बोला है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका निकलेगा GVA, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, तो यहां तक हम आपको सम्स, मतलब यहां तक चीज हम आपको समझा दिया था। आज एक सम्स करवा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोले, सुन लो पहले। अपना मैथ का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो निकाल लो, एक बार निकाल लो, फिर समझा भी देते हैं। निकाल लिया? पेज नंबर है 13, पेज नंबर 13। निकाल लिया? चलो, अब यहां देख लो क्या बोला है क्वेश्चन में, सब लोग यहां देखो। सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, मैंने राइस सेल किया मार्केट, मार्केट बोलेगा मतलब फॉर्म को सेल किया। किसको सेल किया? फॉर्म, मतलब ये टोटल सेल दिया हुआ नहीं है। परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, तो बताओ ये क्या चीज है, बताओ। ट्रैक्टर और थ्रेसर क्या है? रॉ मटेरियल है या मशीन है? और मशीन कौन सा गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स। कौन सा गुड्स? तो सर फाइनल गुड्स का यहां पे कोई काम नहीं होता, क्योंकि सेल में तो वही आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन। तो क्या आपने ट्रैक्टर का प्रोडक्शन किया है? नहीं, ट्रैक्टर या ट्रेसर तो फाइनल गुड्स है। समझ में आ गया? फाइनल गुड्स को हम यहां पे काउंट प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं कर सकता। समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि ये मशीन है। नेक्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, मतलब आपने गवर्नमेंट को राइस सेल की है। क्या क्या आपने? गवर्नमेंट को सेल की है, तो ये भी आएगा। सेल फॉर्म करो, सेल गवर्नमेंट को करो, सेल हाउस होल्ड को करो,
एक्सपोर्ट करो, सब काउंट होगा, तब जाके सेल आएगा। नेक्स्ट, सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ ही है, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर। अब इसका मतलब क्या है, हमने ट्रैक्टर और थ्रेसर का मेंटेनेंस करने में 20,000 रुपया का खर्चा किया। थ्रेसर और ट्रैक्टर को क्या करने में, मेंटेनेंस करने में खर्चा किया। उसका नीचे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने थ्रेसर और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस करने पे खर्चा किया है तो सर ये एक तरह का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक तरह का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। लेकिन आपका डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड दिया हुआ ही है, तो फिर ऊपर वाला का कोई काम नहीं बनता है। समझ में आ गया, क्लियर। अब सर आपका फॉर्मूला क्या है, आपको निकालना है जीवीए। तो जीवीए का फॉर्मूला क्या बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हा या ना। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। यहां तक क्लियर। चलो तो बताओ सेल में क्या क्या काउंट होगा, सेल ऑफ राइस इन द मार्केट और गवर्नमेंट, दोनों का सेल काउंट होगा, क्योंकि सेल में तो दोनों ही आते हैं। हां, अगर खाली सेल लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है सेल, तो फिर ये सब का काम नहीं है, वही टोटल सेल है। लेकिन यहां बोल दिया आपने मार्केट में सेल किए, मतलब फर्म को, आपने गवर्नमेंट को सेल किए, आपने हाउस होल्ड को सेल किए, एक्सपोर्ट किए, ये चारों को ऐड करोगे तो आपका सेल निकलेगा। क्लियर है सबको। तो यहां पे आपने मार्केट में सेल कितना का किया, देख के बताओ कितना का, 5,80,000 का, और गवर्नमेंट को कितना का सेल किया है, 20,000 का, है ना। यहां तक क्लियर। तो ये आ गया आपका सेल्स का वैल्यू। सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 15,000। चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ बोले हैं, बोला है क्वेश्चन में, नहीं, तो नील। तो अब बताओ टोटल कितना आ गया, 6,15,000। बताओ यहां तक क्लियर, सबको क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 6,00,000 कितना, 15,000। अब आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका डायरेक्टली दिया हुआ है कितना, 1,00,000, है ना। तो सर ये क्यों नहीं लिया आपने, 20 क्यों नहीं लिया, ये तो आएगा, ये तो खर्चा में काउंट होगा। सर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर हम आपको ये बोले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा 100 है, और हम बोले इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट मान के चलो 80 है, तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, हाँ 100 ही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट मेरा 100 है, फिर मैंने बोला इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कितना है, 80 है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, 100 ही होगा। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलता अकाउंट्स का स्टूडेंट 100 है, इको का स्टूडेंट 80 है, बताओ टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, 180। फर्क समझ में आ रहा है ना। तो यहां इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही लेना है, और वो तो दिया हुआ ही है 1,00,000। तो सर इसमें और कोई चीज काउंट नहीं होगा। सबको समझ में आ गया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया बताओ, 1,00,000। सबको क्लियर। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 5,15,000। यहां तक क्लियर। तो मतलब मैंने जो वैल्यू, ध्यान से सुनना, मैंने जो वैल्यू ऐड की है, मैंने जो वैल्यू ऐड की है प्रोडक्शन में, मेरा जो वैल्यू एडेड है वो कितना का है, 5,15,000 का। जबकि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, मेरा सामान का टोटल वैल्यू कितना है, 6,15,000। लेकिन उसमें से 1,00,000 रुपया मैंने नहीं प्रोडक्शन किया है, मैंने किसी और से प्रोडक्शन किया, करवाया, कोई और ने प्रोडक्शन किया, उसका दाम आप नहीं पकड़ सकते, उसका दाम को आप माइनस कर दो। तो मेरा वैल्यू एडेड कितना निकल गया, 5,15,000। तो ये आपका आंसर हो गया।
तो आपको निकालने क्या दिया पहले वो देख लो, क्या निकालने दिया, ऊपर देखो टॉप में वैल्यू एडेड निकालने दी है। समझ में आ गया? तो वैल्यू एडेड कैसे निकाला, सबको क्लियर है? सबको क्लियर? कोई डाउट है बताओ? अगर इसी के जगह ध्यान से सुन लेना, अगर ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, दोनों लिखा है और ऊपर में लिखा है सेल 2 लाख, तो बताओ कौन सा लोगे? सेल लोगे। डिफरेंस समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? एक होता है भाई हाउस होल्ड को बेचा, फर्म को बेचा, गवर्नमेंट को बेचा, एक्सपोर्ट किया, और एक होता है सेल। सेल का मतलब ही होता है टोटल, इसमें सब आ गया। तो अगर सेल लिखा होता तो सिर्फ वही आता, बाकी सेल का कोई काम नहीं होता। लेकिन जब लिखा रहता है सेल गवर्नमेंट को किया है, फर्म को किया है, हाउस होल्ड को किया है, एक्सपोर्ट किया है, चारों को ऐड कर दो, तब जाके आपका सेल वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सेल। बट यहां पे लिखा है मार्केट और गवर्नमेंट, तो ये दोनों को ऐड कर दो, आपका टोटल सेल निकल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलो तो इसको नोट कर लो पहले, फिर एक सम्स करने के लिए देता है, कॉपी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करें। देखो क्या बोला है, सुन लो क्या बोला है। इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है। किसका निकालना है? अब ध्यान से सुनो। फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स ऑफ ₹80 लाख। एक बार ध्यान दो यहां, तो मान के चलो मुझे वैल्यू एडेड निकालना है, तो वैल्यू एडेड किसका निकालना है? बी फर्म का। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले पता कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल प्लस क्या? सेल कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, चल अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। आप फर्म ए है, मैं फर्म बी हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, आप लोग फर्म ए है, मैं फर्म बी हूं। पहला लाइन क्या लिखा है? फर्म ए मतलब आप लोगों ने मुझे 80 लाख का सामान बेचा। कितना का? तो मैंने जो आप लोग से 80 लाख का सामान लिया, मतलब मेरे लिए, आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि ए का तो देखना ही नहीं है, बी का देखना है। मेरे लिए ये 80 लाख क्या हुआ? क्या हुआ? परचेज। और परचेज का मतलब क्या हुआ? आप लोग से मैंने सामान खरीदा ना, आया ना? तो आप लोग से अगर मैंने सामान खरीदा है तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल कैसे? मैं थोड़ा बेचा है, आपने बेचा है। तो आप अगर मेरे को बेचा, मैं फर्म हूं, तो फर्म कोई भी सामान अगर खरीदेगा किसी और फर्म से, तो वो सामान बनाने के लिए खरीदेगा, मतलब रॉ मटेरियल है उसका, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर है? तो अगर यहां पे मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख दूं, तो बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी तक फिलहाल मेरे लिए कितना हो गया? 80 लाख, है ना? अभी तक फिलहाल मेरे लिए कितना हो गया? 80 लाख। तो पहला लाइन का मतलब क्लियर हो गया। अब ए ने सी को बेचा है, उससे अपने को मतलब ही नहीं है। क्यों? ए बेचा ना भाई, मुझे निकालना किसका है? तो बी पे फोकस करेंगे। हाउस होल्ड को बेचा, कौन बेचा है? ए, तो इस पे मेरे को फोकस ही नहीं करना। तो सर सेकंड वाला में क्यों फोकस किया? क्योंकि बी ने खरीदा है, तो बी अगर खरीदा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है बी। बी ने सी को बेचा 70 लाख, बी को बेचा 40 लाख और एक्सपोर्ट किया 30 लाख। तो बताओ ये सब बी के लिए क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, हाया ना? तो 70 40 30, तो सेल में वो क्या ले सकता है? 70 लाख, फिर 40 लाख, फिर 30 ना, 30 लाख।
क्या नीचे 5 लाख भी है, गुड्स ऑफ, अच्छा 5 लाख भी है, हाँ एक मिनट, तो ये 5 लाख भी आ गया, यहां तक क्लियर, तो ये 5 लाख भी आ गया, तो ये हो गया आपका सेल का अमाउंट। अब देखो नीचे में क्या लिखा हो रहा है, और बोला है गुड्स ऑफ वैल्यू 10 लाख रिमेन अनसोल्ड। अनसोल्ड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्या हो गया, तो सर चेंज इन इन्वेंट्री भी तो आएगा, तो चेंज इन इन्वेंट्री आप कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये तो निकालते हैं। तो क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 10 लाख, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 0, तो ओपनिंग है नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा स्टॉक जो बचा हुआ इस साल का ही बचा हुआ है, पूरा का पूरा स्टॉक जो वो इस साल का ही बचा है। तो हम ऐसे नहीं लिख करके, हम तो बस समझाने के लिए लिखाया था, हम डायरेक्टली लिख देगा कितना, 10 लाख। लेकिन आप लोग डायरेक्टली मत लिख देना एग्जाम में, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा दिया रहेगा और ओपनिंग भी दिया रहेगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमेशा चेंज इन इन्वेंट्री होता है। यहां तक क्लियर, चलो और कुछ बोले क्वेश्चन में, और कुछ बोला है सर, नहीं बोला, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, तो 70 प्लस 40 110 30 140 150 155 ना, मतलब तो 155 लिख देता ना डायरेक्टली। तो एक काम करो, इस सबको हटा दो, ठीक है, यहां पे तो 155 सुन लो। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ था, 80। अब मुझे निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ एडेड। तो वैल्यू एडेड सर कितना आएगा, 155 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना, 80। तो बताओ कितना आ गया, कितना, 75। यहां तक क्लियर, क्लियर हो गया। सर आपने इन सब का कुछ क्यों नहीं किया, अगर पूछेगा सर ये 50 30 क्यों नहीं किया, तो क्या बोलोगे, सर ये ए का लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। हां अगर हमें ए का निकालने के लिए बोलता, किसका निकालने के लिए, ए का, तो फिर हम ए का निकालते वक्त वो सबको काउंट करते, बी वाला का काउंट नहीं करते। समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में ए का दिया हुआ ही नहीं है निकालने के लिए, तो इसलिए हम ए का नहीं निकालेंगे। समझ में आ गया। तो हमें सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना है, बी किसको बेचा है और बी किससे खरीदा है। जिसको बेचा है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, जिससे खरीदा है वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। सबको क्लियर, ठीक है, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान दो, बोला कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या बोला वो सुन लो। आउटपुट सोल्ड 1000 यूनिट्स, अगेन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जीवीए का फॉर्मूला वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाएगा, सेल प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में बोला आउटपुट सोल्ड किया 1000 यूनिट और 1 यूनिट का प्राइस है 30 रुपया। तो सर इससे क्या निकल जाएगा बताओ, सेल निकल जाएगा। 1000 यूनिट आपने बेचा, एक का दाम कितना रुपया, 30 रुपया। तो बताओ कितना रुपया का सेल किया होगा, 30,000। यहां तक क्लियर है। और क्योंकि यहां पे डायरेक्टली सेल लिखा हुआ ही है, बोला नहीं है फॉर्म को बेचा है किसको बेचा, तो यही तुम्हारा सेल का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे आगे क्या बोला है, रेगुलर वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल स्टॉक 1000। बताओ इसका मतलब क्या है, रेगुलर वेयर एंड टियर ऑफ ए कैपिटल स्टॉक 1000, इसका मतलब क्या है, डेप्रिशिएशन। सब भूल गया। जब भी वेयर एंड टियर बोलेगा कैपिटल स्टॉक का, कैपिटल स्टॉक मतलब इन्वेस्टमेंट का,
तो सर उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी फिलहाल तुम लोग को डेप्रिसिएशन का क्या करना वो तुम लोग को नहीं समझाया, तो सर इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं। आगे इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया 12,000, क्या दिया हुआ है? तो इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है 12,000, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन 12,000 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर? आगे एक्सपोर्ट ऑफ आउटपुट 10,000, बताओ क्या करें इसको? एक्सपोर्ट को क्या करते हैं हम लोग? सेल में ऐड करते हैं। क्या हम यहां पे ऐड करें? क्यों नहीं करें? क्योंकि डायरेक्टली सेल दिया हुआ ही है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपने फर्म को बेचा है, हाउस होल्ड को बेचा है, गवर्नमेंट को बेचा है, सेल लिखा हुआ ही है, तो इसका मतलब इसमें एक्सपोर्ट भी आ गया, तो एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं होगा। आगे फिर आगे क्या लिखा है? क्लोजिंग और ओपनिंग लिखा है, तो इससे क्या निकल जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री। तो सेल्फ कंजम्पशन आपका नहीं है, मतलब नील। चेंज इन इन्वेंट्री निकल जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 3,000, ओपनिंग 2,000 है ना। तो सर कितना हो गया बताओ? 31,000 टोटल, है ना? यहां तक क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका हो गया 31,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया आपका 12,000। तो बताओ आंसर कितना हो गया? कितना? 19। तो 19,000 आपका आंसर हो गया, 19,000 आपका आंसर हो गया। क्लियर? और यहां पे नोट भी लिखा देखो, एक्सपोर्ट ऑफ आउटपुट 10,000 आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन क्या? सेल, हैंस इग्नोर। सब कुछ क्लियर? इस सेल में और ये वाला सेल में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि फर्म ने बी जो सेल किया वो सी को किया है, डी को किया है, एक्सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को किया है, तो सारा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है सेल, तो इसका मतलब सारा सेल आ गया, तो सर एक्सपोर्ट आप काउंट करने का दरकार नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो तो नोट कर लो। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सिर्फ लिखा है सेल्स, तो सर सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू फर्म, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू हाउस होल्ड, एक्सपोर्ट, इनका कोई काम नहीं है क्योंकि सेल डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और अगर लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो सर उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही आएगा। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, इंपोर्ट भी दिया हुआ है, तो उन सबका कोई काम नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया हुआ है। समझ में आ गया? जब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालेगा, सर सेल्स भी लो, सेल्फ कंजम्पशन भी लो, चेंज इन इन्वेंट्री भी लो, तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। सिर्फ सेल को वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं बोल सकता। सेल, उसमें सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करो, चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड करो, तो ही वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। क्लियर? चेंज इन इन्वेंट्री में क्या ध्यान रखना है? अगर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वही आपका चेंज इन इन्वेंट्री हो जाएगा। क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दिया है तो माइनस करके जो आएगा वो इन्वेंट्री हो गया। अगर नेगेटिव आया तो माइनस कर देना, पॉजिटिव आया तो प्लस कर देना। क्लियर? चल अभी बात बताओ, सर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये जो वैल्यू एडेड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं, कोई तुमसे पूछेगा ऐसा तुम क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए। तो वही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वही आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। देखो जरा, तो एक बार यहां देख लो, ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सुन लो। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये ऑलरेडी समझा चुका है, बस रीड आउट कर देता है। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम सर क्या होता है? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे होंगे उस समय अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का दाम आप अगर 2 बार या 2 बार से ज्यादा काउंट कर लिया तो इसका मतलब होता है आपको डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो गया। क्या चीज का प्रॉब्लम? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम।
सर इससे असर क्या पड़ेगा? इससे आपका कोई भी चीज का सामान का वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर एस्टिमेट। कहने का मतलब सर मैंने गाड़ी बनाया 10 लाख, तो आप मेरा 10 लाख रुपए भी काउंट कर लिया, टायर का भी 3 लाख रुपए काउंट कर लिया, इंजन का भी 2 लाख रुपए काउंट कर लिया और बैटरी का भी 50,000 काउंट कर लिया। तो सबको अगर जोड़ देगा तो सर हो जाएगा, लेट्स से एक एग्जांपल, 13 लाख रुपया। क्या गाड़ी बनाने का 13 लाख रुपया है? वो तो 10 ही लाख है। लेकिन अगर आप सबका काउंट कर लिया तो 13 लाख हो गया। सर इससे क्या हुआ? क्यों 13 लाख हो गया? क्योंकि इंजन, टायर और क्या बैटरी का दाम मैंने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया। एक ही खर्चा दो बार काउंट कर लिया। इसीलिए फाइनल गुड्स का दाम ओवर एस्टिमेट ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, इसलिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। समझ में आ गया? और इसी को कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो इसको सुधारेंगे कैसे? मतलब अगर मुझे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को इग्नोर करना है तो दो तरीका है इग्नोर करने का। एक, डायरेक्टली आप मेरे से सामान का दाम पूछ लो, जो फाइनल प्रोडक्शन किया उसी से दाम पूछो, बाकी लोग से मत पूछो। लेकिन क्या यह पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में? सिर्फ क्या मेरे पास ही आएगा, टायर वाले के पास नहीं जाएगा? सर सबके पास जाना पड़ेगा। तो अगर सबके पास जा रहे हो तो सिर्फ आप वैल्यू एडेड बताओ। वैल्यू एडेड बताओ। वैल्यू एडेड का मतलब टोटल आपका जो प्रोडक्शन लगा है उसमें से जो आपने रॉ मटेरियल दूसरे से खरीदा है उसको माइनस करके जो बचा वो होता है वैल्यू एडेड। क्लियर? तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे अगर तुमसे पूछेगा तो या तो फाइनल आउटपुट का दाम ले लो डायरेक्टली, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और या तो वैल्यू एडेड ले लो। क्या ले लो? वैल्यू एडेड ले लो। सिर्फ आपने जितना वैल्यू ऐड किया ना वो ले लो। क्लियर? तो या तो ये तरीका है और या तो डायरेक्टली फाइनल गुड्स का दाम पकड़ लो। मेरे से खाली गाड़ी का दाम पूछ लो, मैंने बोल दिया 10 लाख, बस वही हो गया 10 लाख। आप टायर, बैटरी और इंजन वाले के पास मत जाओ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड ही आपके इसमें चलता है। यहां तक क्लियर? और ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि मान के चलो एक वीट प्रोड्यूसर है, फार्मर ने वीट बनाया, उसने ब्रेड मेकर को दे दिया। ठीक है? क्लियर? तो वीट प्रोड्यूस ग्रू वीट एंड दे डू नॉट नीड एनी इनपुट अदर देन ह्यूमन लेबर। मतलब आपको याद होगा मैंने इस तरह का एग्जांपल दिया था कि ये फॉर्म है ना, ये फ्लोर वाला है, ये बेकर है और ये शॉपकीपर है। इसने वीट बनाया लेट से 1000 का, ये इसको बेच दिया 1000 का वीट और प्लस 500 फ्लोरिंग का, इसका टोटल कितना लग गया? 1500। इसने बेकिंग वाला को बेच दिया, बेकिंग वाला ने कितना लगाया? 1500, उसमें 500 बेकिंग का चार्ज, टोटल कितना लग गया? 2000। इसने 2000 प्लस 500 रुपए ये जोड़ दिया, कितना हो गया? 2500। तो दो तरीका से आप फाइनल गुड्स का दाम पकड़ सकते हैं। या तो डायरेक्ट शॉपकीपर से पूछो ब्रेड का दाम कितना है, तो क्या बोल दिया? 2500, बाकी से मत पूछो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप फार्मर के पास भी जाओगे, है ना, तो अगर आप फार्मर के पास जाओगे वो 1000 बोलेगा, अगर आप फ्लोर वाले के पास जाओगे वो 1500 बोलेगा, अगर आप बेकर के पास जाओगे वो 2000 बोलेगा, शॉपकीपर के पास जाओगे 2500 बोलेगा। तो देखो ब्रेड का दाम 2500 है, लेकिन सब मिला के 2500 है, उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा हो गया, मतलब प्रॉब्लम ऑफ ओवर एस्टिमेशन हो गया। इससे अगर आपको बचना है, इससे अगर आपको बचना है, सिंपल, सर इसका वैल्यू एडेड कितना है, क्योंकि ये अपना सिर्फ लेबर पावर दी है, ये किसी से कोई सामान खरीदा नहीं है, तो इसका वैल्यू एडेड 1000 ही हो गया। फ्लोर वाले का वैल्यू एडेड कितना हो गया बताओ? 500। क्यों? क्योंकि सर 1500 में से वीट तो इससे खरीदा है और इसने वीट का दाम ऑलरेडी बता दिया है, तो इसका अगर मुझे लेना है तो 1500 में से 500 क्या कर दो, सॉरी 1000 क्या कर दो, माइनस कर दो, सिर्फ 500 लो। समझ में आ गया? फिर इसका बेकर वाले का, तो बेकर वाले का टोटल लगा 2000, जिसमें से 1500 रुपया ऑलरेडी वीट वो दूसरे से खरीदा है, फ्लोर वो दूसरे से करवाया, उसने अपना मेहनत नहीं की है, वो माइनस कर दो, बचा कितना? 500। प्लस जो शॉपकीपर है उसका हो गया 2500, जिसमें से 2000 वो किसी और से लिए, तो बताओ कितना हो गया? 500।
तो इसे कहते हैं वैल्यू एडेड, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये ही पूरा चार्ट आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, इस पूरे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया? तो तुमसे पूछेगा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है कि जब एक ही गुड्स का खर्चा बार बार रिपीट हो जाए तो इसे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होने से चीजों का दाम ओवर एस्टिमेट हो जाता है, ज्यादा एस्टिमेट हो जाता है। फिर तुमसे पूछेगा दो रीजन बताओ हम कैसे इसको ठीक करें। तो दो तरीका ठीक करने का, या तो फाइनल आउटपुट मेथड कर लो, मतलब सर जिसका फाइनल आउटपुट बनाया, जो फाइनल आउटपुट बनाया है उससे डायरेक्टली दाम पता कर लो, और या तो सबसे पता करो लेकिन वैल्यू एडेड। क्या पता कर लो? मेरा वैल्यू एड कितना हुआ, इसका वैल्यू एड कितना हुआ, उसका वैल्यू। सर वैल्यू एड का मतलब क्या होता है? सर मेरा टोटल बनाने का लगा 1000 रुपया, लेकिन जिसमें से 400 का सामान मैंने किसी और से खरीदा है, तो सर उसको क्या कर दो? माइनस। वो मैंने सामान नहीं बनाया, 1000 रुपया का जो सामान बना है उसमें से 400 रुपया का सामान बनाया खरीदा मैंने, वो मैंने नहीं बनाया, उसको माइनस कर दो, उसे कहते हैं वैल्यू एडेड। तो तुम्हारा वही क्वेश्चन पूछा है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को करेक्ट कैसे करें। तो या तो फाइनल आउटपुट मेथड ले लो, या तो क्या कर लो? वैल्यू एडेड मेथड ले लो। समझ में आ गया? फाइनल आउटपुट मेथड पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सिर्फ फाइनल गुड्स का दाम हम पकड़ नहीं सकते, सबके पास जाना पड़ता है, इसलिए ज्यादा जो चलता है वो कौन सा मेथड चलता है? वैल्यू एडेड। सबको क्लियर? तो बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो बताओ क्या क्या चीज अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस की है। नंबर 1 टॉपिक वाइज, नंबर 1 कितने सेक्टर्स होते हैं? 4। कौन कौन? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। पूरे इकोनॉमी में जो इनकम फ्लो होता है ना, वो 4 जन के बीच में होता है। मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा सरकार के पास, सरकार का पैसा बाहर, या सरकार के पास, हाउस होल्ड के पास। लेकिन हमारे कोर्स में कितने सेक्टर्स हैं? 2। कौन सा? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विस देता है। फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन। फर्म प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। और ये चारों चीज कौन प्रोवाइड करेगा फर्म को? हाउस होल्ड। तो मतलब आप हाउस होल्ड है, आप मेरे को लैंड दोगे, लेबर दोगे, कैपिटल दोगे, एंटरप्रेन्योरशिप दोगे, मतलब आप मेरे को फैक्टर सर्विसेज दे रही हो, और बदले में मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर उसके बाद मैं, आपने जो लैंड दिया, आपने जो लेबर दिया, आपने जो कैपिटल दिया, आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप दिया, उसके बदले में मैं आपको फैक्टर पेमेंट करूंगा। क्या करूंगा? फैक्टर पेमेंट। तो मेरे लिए फैक्टर पेमेंट हो गया, आप लोग के लिए फैक्टर इनकम हो गया। यहां तक क्लियर? फिर मैंने बताया फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन। क्या चीज का प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विस। तो सर गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? सर्विस तो नॉर्मल है, गुड्स क्या होता है? सर गुड्स 2 तरह का होता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स 2 तरह का होता है, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। जो भी एंड यूज है, जो कोई और प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, जो बेचने के लिए नहीं है, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स 2 जन कंज्यूम करते हैं, एक फर्म, एक हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कंज्यूम करता है तो उससे बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म कंजम्पशन करता है तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो फर्म करता है। कौन करता है? फर्म। दूसरी चीज कन्वर्ट करने के लिए या सेल के पर्पस के लिए। क्लियर? फिर उसके बाद हमने सीखा सर हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन का मतलब खर्चा करना, खुद पे खर्चा करना। फर्म क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी तरीका से आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ जाए, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, आपका एसेट्स बढ़ जाए, उसे कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट का 2 वैल्यू होते हैं, ग्रॉस और क्या? नेट। ग्रॉस का मतलब इनिशियल, नेट का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट 2 तरीका का होता है, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 तरह का, रेसिडेंशियल, पब्लिक, बिजनेस। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन्वेंट्री, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यहां तक क्लियर?
फिर आपको नेक्स्ट मैंने बताया था कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? प्रोडक्शन। तो मैंने जितना का प्रोडक्शन, क्या अगर मैंने बोल दिया पूरा वैल्यू, इसका प्रोडक्शन का इसने बोल दिया, इसने बोल दिया, सबने बोल दिया, तो सर कभी कभार क्या होता है, जो फाइनल गुड्स का दाम होता है ना, वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन में उस चीजों का दाम भी जोड़ दिया जो ऑलरेडी मैंने किसी और से खरीदा है, तो इससे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे क्या करना है, जो मैंने प्रोडक्शन किया है वो उसमें से जो मैंने किसी और से कोई सामान खरीदा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। सिर्फ वैल्यू एडेड मेरे को बताना है, उसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? तो वैल्यू एडेड क्यों यूज करते हैं? डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो इसी के लिए। यहां तक क्लियर? तो अभी तक आपने ये टॉपिक सीखा है। डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वेयर एंड टियर कॉस्ट, ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर? डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस क्या है? डेप्रिसिएशन सर्टेन होगा ही होगा, कैपिटल लॉस अनसर्टेन हो भी सकता है। डेप्रिसिएशन लगाएगा भी तो भाई प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कैपिटल लॉस हो गया तो प्रोडक्शन में फर्क पड़ जाता है, इसलिए कैपिटल लॉस को कंसीडर नहीं किया जाता और डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया जाता है। यहां तक क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो अभी हम लोग क्या, जीवीए। जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। अब हम सीखेंगे, आगे चल के सिखाएंगे आपको एनवीए क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड। तो अगर आपने बोला जीवीए और इन्होंने बोला एनवीए, डिफरेंस क्या है? आपने इनिशियल अमाउंट बताया और इसने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अमाउंट बताया। डिफरेंस समझ में आ गया? तो सर ये क्या होता है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? तो आपका काम क्या है, अभी तक जो भी चीज मैंने बताया है उसको एक बार अच्छी तरह से रीड आउट करके अपने बुक में जो भी अंडरलाइन करा है उसको अच्छा से पढ़ लो, ठीक है ना। जो डाउट होगा वो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।